अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। से खुशबू की भीख लेने को झुकी से घटाए बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये बात अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं ये 6वीं वीडियो नंबर 6 है और आज तारीख़ 11 नवंबर 2024 जुमा का दिन। तकरीबन 10 बज गए हैं। 10। अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत की स्टोरी बोलने वाला हूँ और अपनी मोहब्बत की स्टोरी में वो पार्ट बोलूँगा, वो हिस्सा बोलूँगा जिसमें मुझे मदरसे में एक तो वो जिससे मैं मोहब्बत करता था उसकी तो बहुत बोल चुका हूँ, लेकिन वजह आज उस लड़कियों की बोलना है जो मुझे प्यार करती थी। बावजूद इसके मैंने उन्हें प्यार नहीं किया, मैंने उनसे अपने आप को बचाया और उनसे बहुत दूर रखा अपने आप को, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बोला भी था कि मेरी मोहब्बत को छीनने का काम जो है अल्लाह ने किया है और अल्लाह ने मुझ पर कुछ इल्ज़ाम भी डालता है, तो ये मैं ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ। और मेरी महबूब के दिल में अल्लाह ने मेरे लिए अब उसे नफ़रत को या मेरी मोहब्बत को पानी कम चाय कर दिया, पूरा सब लिप पोत के बराबर कर दिया। मेरी महबूब के दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत नहीं रखी उसने, क्योंकि मेरी महबूबा के दिल में उसने ये बात डाल दिया कि मैं उससे मोहब्बत नहीं किसी और से मोहब्बत करता था। बस फिर क्या था, क्योंकि मैं एक बार उनको शादी के बाद बताना चाहता था कि मैं आखिर मजबूर किससे हुआ और क्यों मैं तुमसे शादी नहीं कर सका, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहती थी कि नहीं, मैं जानती हूँ तुम मुझसे मोहब्बत करते थे और उसके लिए ये किए, मुझे सब मालूम है, मुझे सब खबर है। तो मैं समझ गया अल्लाह ने अपनी चाल चल दी है, अब मेरी सफाई यहाँ कुछ काम नहीं करेगी। तो बहरहाल मैं कहाँ से शुरू करूँ पता नहीं। अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब में दिखाया एक बार, जब मैं बहुत रोया था, बहुत ताने मारे थे अल्लाह को और बहुत कुछ गुस्सा किया था, झगड़ा किया था और मेरे ख्याल से मैंने कुछ गालियाँ भी दी थी, बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल किया था। एक बार इससे पहले भी अल्लाह ने मुझसे कहा था कि तू मूसा की तरह है, मूसा की तरह मुझसे झगड़ा करता है। मैं बोला मूसा क्या है, मेरे मूसा कुछ भी नहीं है मेरे सामने, मैं तुमसे और झगड़ा करूँगा। अभी तो अच्छे अल्फाज हैं, मैं तुमको बुरे अल्फाज सुनाऊँगा। बहरहाल एक दिन आया कि जो मैंने बहुत बुरे अल्फाजों से झगड़ा किया, बहुत झगड़ा किया और किया जो कुछ दिल में था, झगड़ा किया, जो कुछ दिल में मैल कुचेल था वो सब निकाला मैंने। तो उस पर उसने मुझे बताया, ख्वाब दिखाया एक लंबा चौड़ा, मैं छोटा करके बताऊंगा। उसने कहा कि अगर मैं तेरी शादी उससे करवा देता, तू उससे शादी कर लेता, तो मोहल्ले के लड़कियों को तू छेड़ता। मैंने ख्वाब में क्या देखा कि एक औरत का मैं हाथ पकड़ा हूँ, ऐसे हाथ पकड़ा हूँ और उसके हाथ को ऐसे ऐसे कभी कभी सहलाता हूँ। तो बाजू की एक बिल्डिंग से एक आदमी देख लेता है, वो उस औरत के शौहर को शिकायत करता है कि तेरी औरत को वो फलाने आदमी हाथ पकड़ा था और ऐसे ऐसे कर रहा था। और उस औरत का शौहर फिर जाकर मेरी बीवी से शिकायत करता है कि तुम्हारा आदमी, उसको संभाल लो, उसको समझा दो, वो मेरी बीवी का हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा सहला रहा था, बिल्डिंग में एक आदमी ने देखा ऐसा ऐसा। ये शिकायत मेरी बीवी के पास जाती है। उस वक्त ख्वाब में मेरी बीवी वही रहती है जो मेरी महबूबा है। तो बहरहाल इस ख्वाब के ज़रिए अल्लाह ने बताया कि, और अल्लाह ने मेरी बीवी को बेचारी का भी लफ्ज़ दिया, बेचारी कहा। तो
मैं ऐसा जो जिस वक्त काम में बैठा था, लड़की के साथ बैठा था, औरत के साथ बैठा था, उस वक्त मेरी बीवी के गोद में एक बच्चा था और वो बच्चा मेरा था। मेरा बच्चा उसकी गोद में था और उसको खिला भी रही है और वो लकड़ी चुन रही है। लकड़ी चुन चुन के ले जाके खाना पकाएगी। और यानी ये कि बहुत गरीबी का आलम दिखाया उसने ख्वाब में कि हमारे पास कमाई में इतना भी नहीं होगा कि हम एक गैस और गैस का चूल्हा खरीद कर उसमें खाना बना के खा सकें। मेरी बीवी, मैं कमाऊंगा, दाल रोटी कैसा भी चलेगी, तो मेरी बीवी लकड़ी चुन चुन के आके खाना बनाएगी चूल्हे में। तो ऐसा ही कुछ बताया अल्लाह ने। तो मैंने देखा कि मेरी बीवी लकड़ी चुन रही है, बच्चे को लेकर इधर उधर बाग में टहल रही है लकड़ी चुनने के लिए। तो अल्लाह मुझसे कहता है कि देख, बेचारी लकड़ी चुन रही है, लकड़ी चुन चुन के खाना बनाएगी और तू औरत का हाथ पकड़ के ऐसा कर रहा है, और तेरी शिकायत ऐसा जाएगी और तेरी शिकायत से बेचारी तंग आ जाएगी, मेरी एक शिकायत से तंग आ जाएगी। ऐसा इल्ज़ाम लगाया मुझ पर अल्लाह ने और ये वजह बताई कि इसलिए मैंने तेरी मोहब्बत तुझसे छीन ली। बहरहाल, मैं उन दिनों की बात करता हूँ जिन दिनों मैं मदरसे में था और अपने महबूब से बेपनाह मोहब्बत करता था। उस ज़माने में तकरीबन 3 लड़की और भी थीं, 3 लड़कियां और भी थीं जो मेरे क्लास की नहीं थी लेकिन दूसरे क्लास की थी। लेकिन वो 3 के तीनों लड़कियां मुझसे मोहब्बत करती थी। तीनों की चॉइस, तीनों की पसंद अलग अलग थी। उन तीनों में एक लड़की तो शायद बहुत सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी और उसका सिस्टम बहुत प्यारा था और ख़ूबसूरत तो तीनों लड़की थी, गोरी थी, खूबसूरत थी। लेकिन मैंने 3 के तीनों से मोहब्बत नहीं की, 3 के तीनों की मोहब्बत को ठुकरा दिया। एक जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो जब तक कि मुझे देख न लेती जी भर के, तब तक कि वो किताब नहीं खोलती थी, कुरान नहीं खोलती थी, कुरान शरीफ पढ़ती नहीं थी वो। और जब जी भर के देख लेती थी उसके बाद ही जब कुरान शरीफ खोल के पढ़ती थी, और जब कुरान शरीफ खोल के पढ़ती थी तो फिर मुझे मेरी तरफ नहीं देखती थी, वो पढ़ने में ध्यान लगाती थी। ये लड़की बहुत दिन, काफ़ी दिन बहुत सच्चे दिल से मोहब्बत की, लेकिन इसने कभी इशारा नहीं किया, कभी कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की कि मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ या क्यों, क्या, कैसे, मुझे नहीं पता कि इसकी चाहत क्या थी। पर वो बेपनाह मोहब्बत करती थी और मुझे बहुत देखती थी। पागल लड़की थी, एकदम पागलों की तरह देखती थी। दूसरी जो थी उसका एक वाक़या है, एक वाक़या में मिल गई, वो बहुत मस्खरा की, बहुत मजाक की, बहुत तंग की मुझे। और मैं लड़कियों से बड़ी मोहब्बत से पेश आता था, इसलिए मैंने उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं की, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसको टच कर दिया, वो भी स्टोरी बोलूँगा। और तीसरी जो लड़की थी वो भी उम्र में मेरे आसपास थी, जवान थी, बालिग हो चुकी थी, तो वो भी खूबसूरत थी, लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता था। तो मैं इसी से एक स्टोरी बताता हूँ आपको, थोड़े थोड़े मैं बताऊँगा, आप समझ लेना, बस समझाने के लिए। इसको उर्दू लिखना नहीं आता था, उर्दू के अल्फाज जो लिखती थी आड़ा टेढ़ा लिखती थी। एक बार मैं बैठा देख रहा था उसकी तख्ती को, तो मैं उठ कर गया, मैं बोला ये ऐसा लिखते हैं पागल, इसको ऐसा लिखते, देखो ऐसा मीम ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाते, खे ऐसा बनाते, तो मैं ऐसा टेढ़ा टेढ़ा लिखती हूँ। तो थोड़ा मुस्कुराई और बोली अच्छा ठीक है, मैं अच्छे से लिखूँगी। कैसा लिखूँ? तो बोला इसको ऐसा 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 लिखते हैं। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन वो फिर वैसा लिखती थी, तो मैं फिर उसको बताया। तीसरे दिन वो लिख कर मुझे इशारा से दिखाती है कि देखो सही है। फिर मैं उठ कर आया, मैं उसको बताने लगा नहीं इसको ऐसा नहीं ऐसा लिखते हैं। तो मुझसे बात करने लगी। बात करने में मैं आपको बता रहा हूँ छोटे में, तो वो ऐसा बात करती थी कि ये सोच कर करती थी बातें कि उसकी बात मैं सुनूं, मेरे सिवा कोई और ना सुने। स्लो बात करती थी। और मैं जो करता था आम तौर से, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ तो स्कूल के हिसाब से बात करता, तो मेरी बात आसपास में बैठे हुए सभी सुन लेते थे। तो वो चाहती थी कि मैं स्लो बोलूँ ताकि वो सिर्फ वही सुने बस। अब धीरे धीरे उसने क्या किया, बात को पढ़ाई से हटा के अपनी पर्सनल बातें करने लगी। जब पर्सनल बातें करने लगी तो थोड़ा देर के बाद मैं समझ गया कि इसके दिल में काला है, ये मुझे पसंद करती है और ये मेरे साथ ऐसा दिल लगी करती है, मतलब प्यार मोहब्बत की बातें समझ में आ गई। तो मैं फिर उसके पास जाना बंद कर दिया, उससे बात करना बंद कर दिया।
और वो फिर भी लिख कर दिखाती थी मुझे, ऐसा सही है गलत है क्या, इशारा करती, तो मैं बोलता था मौलवी साहब को देखा मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो मैं इस तरह से उससे दूर हो गया। मैं समझ गया कि इसकी नीयत सही नहीं है, तो मैं उससे बहुत दूर हो गया, दोबारा फिर उसके पास नहीं गया। दूसरी लड़की, एक बार जब मैं स्टोरी बोल चुका हूँ, अधूरी स्टोरी बोल चुका हूँ, मैं मदरसे में नहीं गया था तो मेरी महबूबा नाराज़ हो गई थी, बाद में मानी तो मैं बताया कि मैं काम से गया था। तो फिर वो बोली कि मौलवी साहब ने दीनियत लिखाया है, तुम नहीं लिखे हो, याद नहीं होगा तो मार खाओगे। मैंने कहा था तुम परेशान मत हो, मैं लिख लूँगा और रात को याद कर लूँगा। तो दूसरी पीरियड में मैं दूसरे टाइम के पढ़ाई में मैं उसी के बस्ते से उसकी कॉपी निकाली और लिखने के लिए बैठा, अपने क्लास से दूर जाके बच्चों के साथ बैठा, और वहाँ पर मैं जो बैठा लिखने के लिए, तो वो दूसरी लड़की आई और उसकी सहेली के साथ आई। बोली कदीर क्या लिख रहे हो? मैंने कहा मैं दीनियात लिख रहा हूँ। उसने बोली बताओ ना क्या लिख रहे हो? तो मैं बोला देख लिख रहा हूँ। वो मुझे तंग करने लगी, तो मैंने बोला जाना बाबा क्यों परेशान कर रही है, नहीं लिखूँगा तो याद कैसे करूँगा, नहीं याद करूँगा तो मौलवी साहब मारेंगे मुझे, मत तंग करना प्लीज़। उस वक्त बड़े प्यार से अंदाज में बोलता था लड़कियों से, तो वो तंग करती थी। फिर बार बार मेरे पास बैठ गई, वो बार बार पूछती थी ये क्या लिख रहे हो? तो जाना बाबा जाना, काहे को तंग कर रही है, मेरे को लिखने देना, नहीं तो मार खाऊंगा। तू चाहती क्या मैं मार खाऊं? बहरहाल थोड़ा तंग की। उसके बाद मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, कुछ बड़े प्यारे प्यारे अंदाज में बोलती थी और मैं उसको बहुत प्यार से जवाब देता था। मैं उसको डांटता भी नहीं था, मैं लड़कियों को कभी झगड़ा भी नहीं करता था। तो वो मेरे हाथ से कलम छीन कर चली गई। अब सामने खड़ी हो गई तो मैंने उसको बोला कलम दे, तो बोलती आके ले लो। मैं बोला देना क्यों, तंग कर रही है? तो बोले आके ले लो ना। तो मैं उठ के गया लेने के लिए, तो वो सीढ़ी के पास चली गई। फिर मैं सीढ़ी के पास गया तो 20 सीढ़ी के पास चली गई, नीचे चली गई। फिर मैं नीचे गया तो वो एकदम फर्स्ट फ्लोर पे चली गई। अब फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, सीढ़ी जो ऊपर आने के लिए वो सेंटर में है। धीरे धीरे वो मुझे घुमाने लगी, आस्ते 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 वो चक्कर काटने लगे सीढ़ी के बाजू में, आओ ले लो ले लो ले लो लो। मैं बोला देना क्यों सता रही है, तंग क्यों कर रही है पागल? वो नहीं सुन रही थी, नहीं दे रही थी कलम। तो मैंने उसको बोला देख मैं लड़का हूँ, तू लड़की है, तू फिर भी मुझे सता रही है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, देख मैं तुझे पकड़ लूँगा। तो बोली ठेंगा, वो मुझे तंग कर रही थी। तो मैं बोला देख फिर बाद में रोना नहीं, मेरे को डांटना नहीं, मेरे को गुस्सा नहीं करना, फिर मैं पकड़ लूँगा तुझे, तो फिर तू झगड़ा नहीं करना। तो फिर भी मुस्कुराती और ठेंगा दिखाती। मतलब क्या यार, एक अजीब लड़की है, तू लड़के को सता रही है, तंग कर रही है। तो वो ऐसे कलम दिखाती, फिर आगे चक्कर लगाती। फिर मतलब देख अभी तेरे को पकड़ता हूँ, दे दे बाबा, क्यों तंग कर रही, दे 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 करते करते नहीं दी वो। मैं समझ गया तू लड़के को तंग करे ना, अभी दिखाता तेरे को। मैं दौड़ के पकड़ लिया। अब जैसे दौड़ के पकड़ा ना, तो अचानक मैं तो जानबूझ के ये नहीं सोचा था कि लड़की को पकड़ूंगा, मैं तो अपनी कलम लेने के लिए उसको पकड़ा, और वो सब मेरे ध्यान में भी नहीं था, ज़हन में भी नहीं था। सीधा दोनों हाथ से उसकी कमर पकड़ लिया और उसकी कलम छिनाने गया, जब तक मैं वो मुझसे चिपक गई एकदम। मेरे आगे का हिस्सा उसका पीछे का हिस्सा ऐसे हो गया, एकदम चिपक गया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं एक लड़का नहीं, एक मर्द हूं, और मेरे रोंगटे खड़े हुए, सब कुछ एकदम उस नई उम्र की जवानी का है तौबा तौबा। बस में क्या हुआ मैं बोल नहीं सकता, इससे आगे नहीं बोल सकता। जैसे किसी ने स्टैचू कर दिया, जैसे किसी ने पत्थर बना दिया मुझे, और जैसे हातिम ताई में वो लड़की पत्थर की हो जाती, वैसे हम दोनों पत्थर के हो गए थे। वो बोलते ना फिल्मों में जैसा होता है, हीरो हीरोइन मिलते हैं कि वो फिर आसमान में तैरने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। मुझे पता ही नहीं, होश ही नहीं था मुझे कि मैं कहाँ हूँ, ज़मीन पे हूँ या आसमान पे हूँ। बहुत अच्छी लगी वो, बहुत प्यारी लगी वो। उसका छूना, उसका पकड़ के कमर में चपकाना, और उसके पीछे हिस्से में मेरी शर्मगाह का लगना, और एकदम, और मैं औरत का, एक लड़की का, जवान, बहुत खूबसूरत थी वो, एकदम कच्ची कली थी वो। जो एहसास किया मैं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे एहसास हुआ कि मैं मर्द हूँ, सिर्फ एक छोटा बच्चा नहीं हूँ, मर्द भी हूँ। बहुत एहसास दिलाई वो। मैं भूल गया कि मैं कहाँ हूँ, ज़मीन पे हूँ कि आसमान पे हूँ। बहरहाल मैं वीडियो लंबे नहीं करना चाहता, इसलिए शॉर्टकट में बताऊँगा। मदहोश हो गया, बेहोश हो गया, मुझे होश नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। कितना देर बेहोश था मुझे नहीं पता।
अचानक एक चिंगाड़ की आवाज़ आई, कदीर, जोर की आवाज़ आई। मालूम पड़ा मौलवी साहब हमारे बाजू में खड़े बहुत ज़ोर से चिल्लाए और हम वैसी हालत में थे, एक हाथ से उसका कमर पकड़े हुए और दूसरे हाथ से कलम की तरफ बढ़ाए हुए थे, वैसे पत्थर के हो गए थे, वैसे किसी ने स्टैचू बना दिया था, वैसे ही थे। अचानक होश आया, देखा तो मौलवी साहब खड़े थे, कदीर ये क्या हो रहा है? तो मैंने अपनी हालत देखी तो लड़की मेरी गोद में, और वो क्या, अल्लाह तौबा। मैंने कहा मौलवी साहब मेरी कलम ले ली है, दे नहीं रही है लड़की। अब लड़की भी वैसे स्टैचू बनी हुई है, उसके एक हाथ में कलम और दूसरा एकदम मुझसे चिपकी हुई है, मेरा हाथ पकड़ी हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा वक्त ज़िंदगी में दोबारा नहीं आया, कभी नहीं आया। बस फिर क्या था, मौलवी साहब ने ज़ोर से लड़की को डांटा कि दे उसकी कलम। उसने ज़रा सा हाथ हिलाया, उसको भी होश नहीं था। मैंने उसकी कलम पकड़ा और छोड़ दिया लड़की को। लड़की भी आस्ते आस्ते गई और मैं भी आस्ते आस्ते गया, अपनी जगह में बैठ गया। मैं एकदम मदहोश था, मुझे कुछ मालूम नहीं था कि इससे पहले मैं कहाँ था। मैंने 2 कापियाँ ली थी, एक अपनी और एक अपने महबूबा की। लिखने आया था दीनियात, और अपने क्लास से बाहर बैठकर लिख रहा था। वहीं छोड़कर, वहीं किताब रखकर मैं अपनी कलम लेने गया था। मुझे कुछ याद नहीं, सीधा जाके अपनी जगह पे बैठ गया जहाँ मैं पढ़ाई करता था। अपनी जगह पे बैठ गया। बहरहाल ये सस्पेंस की कहानी मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, तो इसलिए बाद में मेरे ख्याल से वो मेरी जान जो है, मेरी महबूबा है, वो देखी कि मैं कापी रख कर कहीं चले गया हूँ, तो वो कापी दोनों उठा करके मेरे बस्ते में रखी, अपनी वाली अपने बस्ते में रखी, लेकिन मुझसे इसका जिक्र तक नहीं की कि तुम ऐसा क्यों रख के चले गए थे। बहुत अच्छी थी दिल की वो। बहरहाल आवाज़ फिर ख़राब हो गई है तबीयत की वजह से। तबीयत आज ठीक है, लेकिन ज़्यादा बोलने से आवाज़ गड़बड़ हो जाती है। बहरहाल तो ये दूसरी लड़की थी, और मैं ऐसे मदरसे में बैठा था, मुझे कुछ होश नहीं था। यहाँ तक कि छुट्टी का टाइम आ गया। मेरा दोस्त था, मेरे फुप्पू का लड़का भी था, मेरा दोस्त भी था, मेरा भाई भी था। मेरे फुप्पू का लड़का आया और बोला कि कदीर चल अपन जाएंगे नीचे घूमने, सॉरी वो बोला आज अपन घूमने जाएंगे, तू आज अपने घर नहीं जाना, मेरे घर पे चलना, वहाँ बस्ता रख देना और फिर घूमने जाएंगे बाग में। चल तेरे को आज दिखाता हूँ एक चीज़। मैं बोला मेरे को तो कुछ होश ही नहीं था। मैं बोला हाँ ठीक है। और अक्सर जाया करता था, मेरे फुप्पू का घर मदरसे के करीब था, मेरा घर दूर था, तो मैं फुप्पू के यहाँ जाता, वहाँ बस्ता रख के हाथ मुँह धोता, पानी वानी पीता। उसके बाद फिर हम दोनों भाई घूमने जाते। उम्र में मुझसे थोड़ा सा छोटा था, लेकिन एकदम सेम थे। हम दोनों भाई भी थे, फुप्पू का लड़का था मेरा, और दोस्त भी थे। दोस्ती अच्छी खासी थी, तो साथ में घूमने जाते थे। तो वो बोला चलेंगे, तो मतलब ठीक है। गया फुप्पू के यहाँ, बस्ता रखा, हाथ मुँह धोया, पानी वानी पिया। उसके बाद वो बोला चल घूमने जाएंगे। चल गए तो फिर वापस वो मुझे वही मदरसे के रास्ते से लाया, और फिर उसकी गली से गुजरा। जब उसकी गली में पहुँचे तो वो दोनों लड़की बाहर थी। जो दूसरी लड़की तो हंस रही थी, बोल रही थी कदीर क्या हुआ आज मदरसे में? उसको उसने बता दिया था। तो मैं बोला कुछ तो नहीं। तो नहीं कुछ तो हुआ था। तो मैं समझ रहा था, लेकिन मैं बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो लड़की भी धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। फिर वो लड़की मेरे करीब आने की कोशिश की और मुझसे बात करने की कोशिश की। तो जैसे मुझसे बात करने की कोशिश की ने, मैंने ज़ोर से गुस्सा किया उससे। दिल में सोच के गुस्सा किया कि मैं अभी डांट दूंगा तो भी दोबारा मुझसे बात नहीं करेगी, नहीं तो फिर मैं बहक सकता हूँ। तो मैंने उसको ज़ोर से डांटा और कहा कि कुछ भी डांट दिया, ऐसा मुझे याद है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता। ज़ोर से उसे डांट दिया तो वो सर नीची कर ली। फिर अपने दोस्त को हाथ पकड़ा, मैंने चल, उसको लेके चले गया। बहरहाल उस दिन से फिर मैं उस लड़की के पास नहीं गया, वो लड़की के अपने पास नहीं आने दिया, और वो लड़की भी मुझसे कोशिश नहीं की, और मैंने भी उसके पास कभी नहीं गया। दूसरी क्लास की थी वो, लेकिन मदरसे में ही थी, पढ़ती थी। मगर मैं दोबारा कभी उससे पूछने नहीं गया कि तू नाराज़ हो तो मैं डांटा क्यों, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। दोबारा मुझे उसका चेहरा तक याद नहीं कि मैंने कभी उसको देखा हो। मैं घूम फिर के अपने महबूबा के आसपास ही रहता था। इधर उधर की किसी को चांस लगे तो मैंने चांस किसी को नहीं दिया। काफ़ी दिन बस वो तीसरी लड़की थी जो मुझे देखती थी, और वो हमेशा वो मुझे मेरा चेहरा ही देखती थी। हालांकि कुछ उसने मुझसे पूछा नहीं, कुछ मांगा नहीं, कुछ आरजू जाहिर नहीं की, बस मुझे देखा करती थी। उसकी लंबी स्टोरी है, मैं इसमें नहीं बयान कर सकता। पर वो दिल से चाहती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, एक बड़े ज़मींदार के घर की लड़की थी वो, और बहुत प्यार करती थी। काफ़ी अरसे तक प्यार की,
लेकिन बेचारी लास्ट में तंग आकर वो मुझे छोड़ दी कि मैं इतना प्यार करती हूँ, ये मेरी तरफ देखता भी नहीं। वो जब मुझे देखती थी मदरसे में बैठकर, मदरसे के बाहर भी देखती थी, मदरसे के अंदर भी, मदरसे में जो देखती थी तो मैं कोई किताब कोई कॉपी ले करके अपना मुंह ऐसा बंद कर लेता था, क्योंकि वो सिर्फ देखती थी बस। तो मेरी जान ऐसे बैठती थी और मैं ऐसे बैठता था, और मेरी महबूबा के पीछे वो बैठती थी थोड़े फासले पर, क्योंकि मैं वो सब बताना नहीं चाहता, पीछे थोड़े रहती थी। तो वो जब मुझे देखती थी तो मैं कोई कॉपी कोई किताब लेकर अपना मुंह ऐसा बंद कर लेता था, और पढ़ने के बहाने से और अपना मुंह बंद कर लेता था कि ज़्यादा दीवानी ना हो, ज़्यादा पागल ना होने, तो ये मार खिलाएगी, झगड़ा होगा, फसाद होगा। और मैं दिल ही दिल में उसकी मोहब्बत की कदर करता था और कहता भी था अपने आप से, और उससे भी कहता था दिल ही दिल में कि देखो मुझसे मोहब्बत ना करो, ऑलरेडी मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ और वो मेरे बिरादरी की है, मैं उससे शादी कर सकता हूँ और उससे शादी करूँगा। खामखा आप बीच में टांग अड़ा रही हो और मुझसे मोहब्बत कर रही हो, मैं आपसे शादी भी नहीं कर सकता, आप भी मुझसे शादी नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं गरीब फ़कीर का बेटा हूँ और आप एक ज़मींदार की बेटी, और उस वक्त के बड़े ज़मींदार की बेटी थी। तो और खामखा मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ेगा तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, किसी बुढ़े के साथ, तलाकशुदा के साथ तुमको बांध दिया जाएगा, सारी ज़िंदगी रोना फिर तुम। प्लीज़ प्लीज़ मुझसे मोहब्बत ना करो, मैं ऑलरेडी किसी से करता हूँ, ये बैठी हुई है मेरे सामने। दिल में ऐसा कहता था, लेकिन ऐसा कॉपी से अपना किताब से अपना मुंह बंद कर लेता था। थोड़ा दिन सिलसिला चला, बाद में खुद ही तंग हो गई। मैं उससे बहुत बचता था। किसी लड़की से मैंने प्यार नहीं किया, किसी लड़की की तरफ मैंने नहीं देखा, किसी लड़की को अपने दिल में नहीं बसाया उस वक्त 1980 से लेकर 95 तक। और ये बात मैंने आज तक अपनी महबूबा को जिक्र नहीं किया कि कौन कौन लड़की मुझे पसंद करती थी मदरसे में। अब मैं अगली वीडियो में थोड़ा बताऊंगा कि मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो मैंने कैसे हुआ, शादी मैंने क्यों नहीं की और क्या प्रॉब्लम हुआ, ताकि मैं समझता हूँ, जानता हूँ कि अल्लाह का जो इल्ज़ाम लगाया अल्लाह ने वो झूठ है, बल्कि बात कुछ और है। चलो देखते हैं, अगली वीडियो में बताता हूँ मैं। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्नेलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्नेलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।